चॉसर इन मेनी ऑफ हिज कैंटरबरी टेल्स यूज्ड, चॉसर ने अपने कैंटरबरी टेल्स में इसमें से कौन सा फॉर्म यूज़ किया था? आपके ऑप्शन है ओटावा राइमा, द स्पेंसेरियन स्टेंजा, द बैलेड स्टेंजा एंड द राइम रॉयल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइम रॉयल। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक नई चीज़ इसमें ये की है कि क्वेश्चन के आंसर के बाद मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स भी बनाए हैं रिगार्डिंग और रिलेटेड टू आंसर, जो क्वेश्चन का आंसर होगा उससे रिलेटेड कुछ बुलेट पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूड किया हूँ, ताकि जो भी और भी इन्फॉर्मेशन होती है, फर्दर इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं, उसको आप समझ सकें। अब राइम रॉयल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या है ये। राइम रॉयल है स्टेंजा ऑफ 7 लाइन्स। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि स्टेंजा के रूप में अगर आप देखते हैं तो इसमें कितनी लाइनें होती हैं? 7 लाइन्स होती हैं। राइमिंग ए बी बी सी सी, राइमिंग भी पूछता है एग्जामिनेशन वगैरह में, राइमिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं। पॉपुलराइज्ड बाय जॉफ्री चॉसर, और इसको पॉपुलराइज किसने किया? तो जॉफ्री चॉसर ने किया। फर्स्ट यूज्ड इन हिज वर्क ट्रॉयलस एंड क्रिसेड, यानी कि इनका जो फेमस वर्क है जॉफ्री चॉसर का, ट्रॉयलस एंड क्रिसेड में इन्होंने इसका पहली बार यूज़ किया था राइम रॉयल का। अब आगे देखते क्या है। टर्म्ड रॉयल, चूंकि इसमें वर्ड यूज़ हुआ है रॉयल, बिकॉज हिज इमिटेटर जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड एम्प्लॉयड इट इन हिज ओन वर्स। चूँकि जैसा कि वेल नोन है, जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड जो थे वो खुद भी एक पोएट थे, और उन्होंने इस फॉर्म को यूज़ किया था। इनके यूज़ की वजह से इसका नाम पड़ गया रॉयल, बिकॉज ये रॉयल फैमिली से थे, यानी किंग थे, तो जिसकी वजह से एक सम्मान के तौर पे इसका नाम रॉयल पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हु सेड दीज वर्ड्स अबाउट हिज ओन पोइट्री, यानी किसने अपनी पोइम्स के बारे में ये वर्ड्स कहे? क्या है? आई रिगार्ड माई सेल्फ एज एन इंडियन पोएट राइटिंग इन इंग्लिश, यानी ये वर्ड, ये जो सेंटेंस है, ये किसके हैं जो अपनी पोइट्री के बारे में कह रहे हैं? आई रिगार्ड माई सेल्फ एज एन इंडियन पोएट राइटिंग इन इंग्लिश। आपके ऑप्शन है आर एन टैगोर, निसीम इज़ेकिएल, सरोजनी नायडू एंड ऑप्शन डी कमला दास। तो इसका राइट आंसर होगा निसीम इज़ेकिएल ने ये स्टेटमेंट अपने बारे में दिया है। आगे देख लेते हैं क्या है। निसीम इज़ेकिएल के बारे में थोड़ा फर्दर इन्फॉर्मेशन है। विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983, यानी 1983 में इनको क्या मिलता है? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है फॉर इस कलेक्शन लैटर डे शाम। और किसके लिए मिलता है? इनके कलेक्शन, यानी पोइट्री के कलेक्शन जिसका नाम है लैटर डे शाम की वजह से इनको ये सम्मान मिलता है। हिज वर्स कलेक्शन आर, इनके कुछ बहुत ही फेमस जो वर्स कलेक्शन है, जो पोएम्स के कलेक्शन है, उसके नाम क्या है? ए टाइम टू चेंज 1952, 60 पोएम्स 1953, द थर्ड 1959, द अनफिनिश्ड मैन 1960, द एग्जैक्ट नेम 1965, हाइम्स इन डार्कनेस 1976, लैटर डे शाम 1982, जिसकी वजह से इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है गिरीश कर्नाड तुगलक, जो इनका प्ले है। गिरीश कर्नाड प्ले राइट भी हैं, और आपने देखा होगा गिरीश कर्नाड बॉलीवुड की मूवीज़ में भी एक्टिंग कर चुके हैं। तो इनका एक प्ले है तुगलक, 1964 में आता है, और टेल दांदा 1990s में भी पब्लिश होता है। ये दोनों प्ले किस तरह के प्ले हैं? क्या ये हिस्टोरिकल प्ले हैं, रोमांटिक प्ले हैं, मेलोड्रामेटिक प्ले हैं, या फिर सेंटिमेंटल प्ले हैं? तो आपका इसमें से राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा हिस्टोरिकल प्ले, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो ये तुगलक और टेल दांदा ये बेसिकली हिस्टोरिकल प्ले हैं, यानी कि बेस्ड ऑन हिस्ट्री। अब देखते हैं इसमें क्या है। द 13 सीन प्ले इज सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, यानी तुगलक आपका जो प्ले है वो 13 सीन्स में है, और ये किसके बारे में है? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका रेनिंग टाइम क्या था? 1325 टू 1351, वॉज 18th सुल्तान ऑफ दिल्ली, यानी कि 18वां सुल्तान था दिल्ली का मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। और तेल दांदा 1990 में पब्लिश होता है। लिटरली मीन डेथ बाय बिहेडिंग, यानी कि तेल दांदा जो है एक्चुअल में इसकी मीनिंग क्या है इंग्लिश में? तो डेथ बाय बिहेडिंग, यानी कि सर से कहते हैं कि बिहेड करना, यानी गला काटने को कहते हैं। तो किसी की मौत गला काटने से होती है, इसका लिटरल मीनिंग है। द प्ले इज अबाउट द राइज ऑफ द रेडिकल प्रोटेस्ट एंड रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 20th सेंचुरी कर्नाटका। क्योंकि ये बेस्ड ऑन हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल प्ले है, तो किसी न किसी हिस्टोरिकल यानी पास्ट टाइम के ऊपर बेस्ड होगा। तो तेल दांदा जो है एक्चुअल में 12th सेंचुरी की कहानी है, और लिखी गई है 1990 में, इसीलिए इसको हम हिस्टोरिकल प्ले कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है हैरोल्ड पिंटर्स प्ले द बर्थडे पार्टी, जो पब्लिश होता है 1957 में। बर्थडे पार्टी 1957 हैज़ ऑल्सो बिन टर्म्ड एज, यानी इसको किस दूसरे नाम से जानते हैं, यानी किस फॉर्म ऑफ राइटिंग में है? क्या ये हीरोइक ट्रेजेडी है, मॉडर्न ग्रीक ट्रेजेडी है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, या कॉमेडी ऑफ मैनर्स है? तो किस तरीके का प्ले है द बर्थडे पार्टी? तो बर्थडे पार्टी है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अब ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है, इसके बारे में फर्दर देख लेते हैं। Comedy of Menace is the body of plays written by David Campbell, Nigel Dennis, N.F. Simpson and Harold Pinter। यानी Comedy of Menace बेसिकली एक बॉडी ऑफ प्लेज है, यानी कि तरीका है लिखने का, इसको एक अलग फॉर्म में लिखा जाता है, जिसका राइटिंग वे ऑफ राइटिंग अलग होती है। जैसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स में कुछ अलग होता है, सोशल प्ले में कुछ अलग होता है। जैसे जीवी शॉ के बहुत सारे प्लेज हैं, सोशल प्लेज हैं,
तो उसका फॉर्म ऑफ राइटिंग अलग होता है। इस तरह से ये कॉमेडी ऑफ मेनेस का वे ऑफ राइटिंग भी अलग है। ये 20th सेंचुरी फॉर्म ऑफ राइटिंग है प्ले का, और खास करके किसने लिखा है? डेविड कैम्पटन, मिचेल डेनिस, NF सिम्पसन एंड हैरोल्ड पिंटर इसके राइटर रहे हैं, यानी कॉमेडी ऑफ मेनेस के। द टर्म, अब इसको कॉइन किसने किया देख लेते हैं। द टर्म वॉज कॉइंड, कॉइंड मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करने वाला, उसका नामकरण करने वाला व्यक्ति। तो इसको कॉइंड बाय ड्रामेटिक क्रिटिक इरविन वार्डल, इंग्लिश थिएटर क्रिटिक रहे हैं इरविन वार्डल, इन्होंने कॉमेडी ऑफ मेनेस टर्म को कॉइंड किया है। कॉमेडी ऑफ मेनेस क्या है? बेसिकली इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो कॉमेडी ऑफ मेनेस कैरेक्टराइज बाय पिंटरेस्क एलिमेंट्स। अब ये देखिए, हैरोल्ड पिंटर से एक टर्म आ गया है पिंटरेस्क, जैसे काफ्का, फ्रेंच काफ्का से आता है, काफ्केसियन या शेक्सपियरियन। तो बहुत सारे ऐसे राइटर हुए हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जिन्होंने बहुत अपना एक वे ऑफ राइटिंग बना लिया है, एक तरीका बना लिया, जिसकी वजह से उनका नामकरण किया जाता है। तो पिंटरेस्ट एलिमेंट क्या क्या है? एज एम्बिग्यूअस आइडेंटिटी, कन्फ्यूजन्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड डार्क पॉलिटिकल सिम्बोलिज्म। यानी ऐसे प्लेस में कुछ एक अलग ही एलिमेंट होता है, एम्बिग्यूअस आइडेंटिटी होती है, यानी कि किसी का भी कोई आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती है, वो जैसे अनसर्टन रहता है, वो कहाँ से आया, कितने दिनों से रह रहा, उसका खुद का अपने ऊपर कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, वो डरा सा रहता है। तो टाइम और प्लेस के बारे में भी बहुत एग्जैक्ट नहीं पता होता है। डार्क पॉलिटिकल सिम्बोलिज्म का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया है कॉमेडी ऑफ मेनेस। कैरेक्टर्स इन द प्ले, जैसे बर्थडे पार्टी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं? तो पेटे हैं, मेग स्टैनली प्रोटैगनिस्ट है हमारा, और ये पियानो प्लेयर है इस प्ले में। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है यानी स्टैनली ने वो किस तरह के फॉर्म ऑफ म्यूजिक को बजाता है? तो वो पियानो प्लेयर है। लुलू एक कैरेक्टर है, गोल्डबर्ग्स एंड मैकेन, दीज आर द कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्ले द बर्थडे पार्टी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्स। अब ये बताया गया है कि न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्स यानी कि न्यू क्लासिकल एज में किस तरह के पोएट्स थे। तो पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें ये चारों ऑप्शन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं क्या है ऑप्शन। प्रिफर्ड रीजन ओवर इमेजिनेशन, तो ये तो सही है। चूज देयर सब्जेक्ट फ्रॉम रूरल लाइफ, ये रॉन्ग है। एक्चुअल में ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये रॉन्ग है। न्यू क्लासिकल टाइम में कभी भी हमारे जो भी उस समय के पोएट्स थे या राइटर्स थे, उन्होंने रूरल लाइफ को नहीं बल्कि अर्बन लाइफ को यानी कि सिटी लाइफ को उन्होंने ज़्यादा प्रीफर किया है, नॉट अ रूरल लाइफ। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। यूज्ड ए स्पेशल पोएटिक डिक्शन, जाहिर सी बात है वो एक स्पेशल पोएटिक डिक्शन यूज़ करते थे, जिसको हम क्या कहते हैं? हीरोइक कपलेट के नाम से जानते हैं। तो न्यू क्लासिकल टाइम के समय में हीरोइक कपलेट का यूज़ होता था। यूज सटायर एज अ वेपन, और जाहिर सी बात है बहुत सारे न्यू क्लासिकल पोइट्स रहे, जैसे जॉन ड्राइडन का नाम आता है, अलेक्जेंडर पोप का नाम आता है। तो ये ऐसे राइटर हैं जिन्होंने अपने सटायर के लिए हीरोइक कपलेट का यूज़ किया है। द न्यू क्लासिकल एज वॉज कैरेक्टराइज बाई ऑर्डर। अब हम थोड़ा सा इसको आगे जो भी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। न्यू क्लासिकल एज को कैरेक्टराइज किया जाता है ऑर्डर, स्ट्रक्चर एंड एम्फेसिस ऑन रीजन एंड ह्यूमन नेचर, यानी कि एक ऑर्डर के रूप में वो लिखते थे, यानी हर चीज़ को वो माइंड से यूज़ करते थे, न कि इमोशन से। न्यू क्लासिकल और रोमांटिक एज का जो मेजर डिफरेंस है वो मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब भी न्यू क्लासिकल एज के राइटर के राइटिंग को देखेंगे तो वहाँ रीजनिंग है, वहाँ माइंड का यूज़ हो रहा है, न कि इमोशंस का यूज़ हो रहा है। उसके उल्टे में क्या है कि रोमांटिक एज की जब शुरुआत होती है 1798 से, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स बाई कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ, तो वहाँ से एक नए फॉर्म की शुरुआत होती है जिसको हम कहते हैं इमोशनल फॉर्म, यानी कि इमोशंस के ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, न कि रीजनिंग की। तो यहाँ पे एक हमेशा ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऑर्डर उनकी राइटिंग में रहता है, एक स्ट्रक्चर रहता है। स्ट्रक्चर का मतलब है हीरोइक कपलेट का यूज़ करते हैं, बहुत ही सोच समझ कर लिखना है। एंड एम्फेसिस ऑन रीजन एंड ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर की बात हो रही है, और रीजन से मतलब है तर्क की बात हो रही है। राइटर्स इमिटेटेड द स्टाइल ऑफ एंशिएंट ग्रीक्स एंड रोमन्स, और न्यू क्लासिकल राइटर्स जो हैं, चूंकि नाम से ही पता चल रहा है क्लासिकल, उससे पहले लग गया नियो, तो नियो का मतलब होता है न्यू। तो इन्होंने इनका जो ऐसे राइटर्स जो थे वो बेसिकली एंशिएंट ग्रीक्स और रोमन राइटर्स को क्या करते थे? फॉलो करते थे। एंड इट वाज बिलीव दैट साइंस एंड रैशनल थॉट कुड इंप्रूव सोसाइटी, और उनका मानना था कि साइंस और रैशनल थॉट ही सोसाइटी को इंप्रूव कर सकती है, ऐसा उनका मानना था। हु रोट एब्सलम एंड एकेटोफिल, एब्सलम एंड एकेटोफिल जो पोएम है इसको किसने लिखा? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। जॉन ड्राइडन, पीवी शैली, अलेक्जेंडर पोप एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। तो हमारा राइट आंसर है जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने एब्सलम एंड एकेटोफिल लिखा है। द पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1681। तो ये पोएम पहली बार पब्लिश होती है 1681 में। इट इज़ एन एलेगरी, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है कि ये क्या है? एक एलेगरी है। यूज टू रिप्रेजेंट अ स्टोरी कंटेम्प्रेरी टू ड्राइडन, यानी कि इस स्टोरी को, इस पोएम को इन्होंने एज एक स्टोरी अपने समय, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है अपने समकालीन समय में जो घटनाएं घट रही थी ड्राइडन के, उसको इन्होंने बताने के लिए एक अलग फॉर्म में, यानी जिसको हम एलेगरी कहते हैं, यानी किसी भी सिचुएशन को आप बताना चाहते हैं तो डायरेक्ट न होकर कंसर्निंग किंग चार्ल्स सेकेंड एंड एक्सक्लूजन क्राइसिस 1679 to 81, यानी कि किंग चार्ल्स के बारे में बेसिकली इसका बैकग्राउंड जो है एब्सलम एंड एकेटोफिल का, वो किंग चार्ल्स सेकंड के बारे में है। द पोएम ऑल्सो रेफरेंसेज द पॉपिस प्लॉट बाय टाइटस ओट्स, यानी कि पॉपिस प्लॉट
का यूज़ किया गया है एज ए बैकग्राउंड में इस पोएम में। पॉपिस प्लॉट एक इंसिडेंट होता है, एक कॉन्स्पिरेसी होती है जिसको टाइटस पोएटिस ने क्रिएट किया था ताकि चार्ल्स सेकंड को हटाया जा सके गद्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सेलेक्ट द वर्क रिटन बाय पीबी शैली। अब इसमें से पीबी शैली के द्वारा क्या वर्क है? द एक्सकर्जन, पॉलिटिकल जस्टिस, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम एंड द विजन ऑफ जजमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? रिवोल्ट ऑफ इस्लाम रिटन बाय पीबी शैली। कब लिखा गया है? 1818 में। क्या देखते हैं इसमें आगे क्या है? द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इज ए पोएम ऑफ 12 कैंटोज। तो एक इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि रिवोल्ट ऑफ इस्लाम कितने कैंटोज में है? तो 12 कैंटोज में है। टीजीटी पीजीटी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो ध्यान देंगे, ऐसे पॉइंट्स जो हैं बेसिकली क्या होते हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं कि एकदम डायरेक्ट ही पूछ सकता है कि रिवोल्ट ऑफ इस्लाम रिटन इन हाउ मेनी कैंटोज। तो इट्स आंसर वुड बी 12 कैंटोज। द पोएम ओरिजिनली पब्लिश्ड अंडर द टाइटल लाओन एंड सितना और द रेवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, अ विजन ऑफ द 19th सेंचुरी बाय चार्ल्स एंड जेम्स ओलियर इन दिसंबर 1817। यानी इसका एक फुल टाइटल रहा है जब इन्होंने पब्लिश किया था अपनी पोएम को। तो ओरिजिनल टाइटल कुछ होता है और उसका एक शॉर्ट टाइटल भी राइटर के द्वारा दिया जाता है, यानी कह सकते हैं कि आप टाइटल के साथ सब टाइटल भी जुड़ा होता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन आंसर के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है हु रोट द लेडी ऑफ शैलॉट। यानी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेडी ऑफ शैलॉट को किसने लिखा है? तो टी.एस. एलियट, अल्फ्रेड टेनिसन, मैथ्यू अर्नोल्ड एंड डब्ल्यू.बी. येट्स। तो राइट आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड टेनिसन ने लेडी ऑफ शैलॉट को लिखा है। द लेडी ऑफ शैलॉट इज अ लिरिकल बैलेड। तो ये एक इन्फॉर्मेशन क्या है? लिरिकल बैलेड है एक, और बाय द 19th सेंचुरी इंग्लिश पोएट एंड टेनिसन, यानी कि टेनिसन के द्वारा, जो कि 19th सेंचुरी पोएट हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है हु लेड एम्फेसिस ऑन कल्चर। इसमें से कौन है जिन्होंने कल्चर के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया है, यानी कि ज़्यादा जोर दिया है? तो कौन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मैथ्यू अर्नोल्ड एंड टी.एस. एलियट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा मैथ्यू अर्नोल्ड। अर्नोल्ड ने अपनी बुक्स में, खास करके एसेज वगैरह में जो उनका क्रिटिसिज्म रहा है, उसमें उन्होंने कल्चर एंड सोसाइटी के बारे में, यानी सोसाइटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे विक्टोरियन टाइम में, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। कल्चर एंड एनार्की इनका फेमस वर्क है मैथ्यू अर्नोल्ड का, जो पब्लिश होता है 1869 में। इज ए कलेक्शन ऑफ एसेज रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेडिटेशंस इन टाइम ऑफ सिविल वॉर वाज रिटन बाय। ये हमारा पोएम है, क्या है? मेडिटेशंस इन टाइम ऑफ सिविल वॉर रिटन बाय। तो किसके द्वारा लिखा गया है? देखते हैं। टी.एस. एलियट, मैथ्यू अर्नोल्ड, डब्ल्यू.बी. येट्स एंड जॉन ड्राइडन। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है डब्ल्यू.बी. येट्स ने इस पोएम को लिखा है। द पोएम मेडिटेशन इन टाइम ऑफ सिविल वॉर, जिसको पब्लिश कब किया गया था? 1922 में। डिस्क्राइब्स द थीम ऑफ द पोएम्स रिटन इन पार्ट आफ्टर द सडन आउटब्रेक ऑफ सिविल वॉर इन आयरलैंड। यानी कि इसको इन्होंने किस सोशल बैकग्राउंड के ऊपर लिखा है? तो एक वॉर या सिविल वॉर हुआ था आयरलैंड में, जो कि चला था 1922 से लेकर 1923 तक। व्हेन ईट्स वाज लिविंग आइसोलेटेड इन हिज टावर विदाउट न्यूज़पेपर एंड पोस्ट। यानी कि जब वो अपने घर में जो टावर उन्होंने वो खरीदा था, वहाँ पे वो रहकर वो फंस गए थे एक तरह से। सिविल वॉर की सिचुएशन में क्या होता है, लोग जहाँ पे रहते हैं वहीं एक तरह से कर्फ्यू सी सिचुएशन हो जाती है। तो वहाँ पे बिना न्यूज़पेपर और पोस्ट के थे, तो एक होता ना कि आदमी मेडिटेट करना शुरू करता है। जब आपके पास कोई काम नहीं होता तो आप मेडिटेशन शुरू कर देते हैं। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी और उन्होंने ये पोएम लिखी थी। तो इसका बैकग्राउंड क्या होगा? बैकग्राउंड होगा इस पोएम का आयरिश सिविल वॉर, जो कि 1922 से 23 में चला था। क्वेश्चन नंबर 11 है हु रोट फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो नॉवल है, एक नॉवल है, इसको किसने लिखा? जी.बी. शॉ, जॉर्ज ऑरवेल, चार्ल्स डिकन एंड टॉमस हार्डी। तो राइट आंसर क्या है? टॉमस हार्डी। टॉमस हार्डी ने फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड लिखा है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड पब्लिश कब हुआ है? 1874 में। ये फेमस वर्क है इनका, हार्डीज 4th पब्लिश नॉवल, और ये इनका काफ़ी सक्सेसफुल नॉवल माना जाता है। और पब्लिश किस में हुआ था? तो पब्लिश हुआ था कॉर्नहिल मैगजीन में। ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछे जाते हैं कि कौन सा नॉवल, यानी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड किस मैगजीन में पब्लिश होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। द नॉवल इज सेट इन टॉमस हार्डीज। और एक इन्फॉर्मेशन क्या है कि नॉवल की सेटिंग जो है, सेटिंग का मतलब उसका जो जहाँ पे शुरुआत होती है वो है हार्डीज वेसेक्स, यानी वेसेक्स इनका जो एक कहते हैं कि ऐसा लोकेशन, ऐसा प्लेस था जहाँ पे इनके मोस्टली इनके नॉवेल्स की सेटिंग होती थी इन रूरल आउट साउथ वेस्ट लंदन। ये इसका सेटिंग रहा है। कैरेक्टर क्या है? बाथसेवा एवर्टन एंड गैब्रियल ऑक इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस नॉवल के। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फॉर्म एंड रिस्ट्रेंट इज वन ऑफ द चीफ फीचर्स। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है फॉर्म एंड रिस्ट्रेंट किसका चीफ फीचर रहा है? किस एज का चीफ यानी मुख्य उसका कह सकते हैं कि फीचर्स रहा है? रोमांटिक पोइट्री, क्लासिकल पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री एंड मॉडर्न पोइट्री। तो 12th का राइट आंसर होगा क्लासिकल पोइट्री। तो क्लासिकल पोइट्री में फॉर्म और रिस्ट्रेंट का ज़्यादा यूज़ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले डू दीज लाइन्स अकर। यानी शेक्सपियर के किस प्ले में इस तरह की लाइन आती है? लाइन क्या है? द लुनेटिक, द लवर, द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। तो ये लाइन इन शेक्सपियर के किस प्ले में है? तो देखते हैं। ऑप्शन क्या है? एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम एंड द 12th नाइट। तो 4 ऑप्शन में हमारा राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हमारा है सी, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में ये लाइन आई है।
अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज़ अ कॉमेडी प्ले, तो ये क्या है, एक कॉमेडी प्ले है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। द प्ले इज सेट इन एथेंस, और ये इसकी सेटिंग कहाँ है, एथेंस में। जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में फार फ्रॉम द मैटिंग क्राउड जो नॉवल है उसकी सेटिंग है वेसेक्स, वैसे ही इस प्ले की सेटिंग है एथेंस। द लाइन्स वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर वॉट इज नॉट आर रिटन बाय, यानी ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है, तो देखते हैं कौन है। जॉन किट्स, पीवी शैली, एस टी कॉलरिजन, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो 14 नंबर का राइट आंसर होगा पीवी शैली। पीवी शैली ने ये लाइनें लिखी हैं, तो कहाँ से ली गई है ये लाइन। द लाइन इज टेकन फ्रॉम द पोएम, कौन सी पोएम है, टू ए स्काईलार्क, यानी पीवी शैली ने टू ए स्काईलार्क पोएम लिखी है, वहाँ से ये लाइन पूछी गई है। कंप्लीटेड इन जून 1820, यानी इस पोएम को कंप्लीट किया गया था 1820 में शैली के द्वारा। इट वॉज इंस्पायर्ड बाई एन इवनिंग वॉक इन द कंट्री नियर लिवोर्नो इटली, यानी कि जब ये अपनी वाइफ के साथ, यानी इनकी वाइफ का नाम क्या है, मैरी शैली, पीवी शैली की वाइफ मैरी शैली है, जब ये इनके साथ जो है इवनिंग वॉक पे निकले थे, कहाँ पे, इटली में, वहाँ पे इन्होंने एक जगह है लिवर्नो पे, वहाँ पे क्या देखा था, डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस एंड सन ऑफ अ स्काईलार्क केम अपॉन, यानी कि यहाँ पे उन्होंने एक स्काईलार्क को देखा था, जिसके बाद उन्होंने एक पोएम लिखी जिसका नाम है टू ए स्काईलार्क। द एक्ट और डीड विच कॉजेज द फॉल ऑफ ए ट्रैजिक हीरो इज कॉल्ड, अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एक्ट और डीड, यानी कि कोई भी काम जो होता है विच कॉजेज फॉल ऑफ ट्रैजिक हीरो, यानी कि कारण बनता है हीरो के ट्रेजिडी का, उसमें उसको हम क्या कहते हैं, उस टर्म को क्या कहते हैं। ऑप्शन है कथार्सिस, मेमेसिस, हेमर्सिया एंड वोल्टा, तो राइट आंसर क्या होगा, हेमर्सिया इसका राइट आंसर है। जब भी हीरो को जो है कोई ट्रैजिक एंडिंग होती है, यानी किसी काम की वजह से उसकी जैसे कहते हैं ना, पहले वो अच्छा रहता है फिर बुरा हो जाता है, तो जो एक्ट होता है, जो उसका डाउनफॉल होता है कैरेक्टर का, उसको हम क्या टर्म देते हैं, हेमर्सिया देते हैं। द टर्म हेमर्सिया डेराइव्स फ्रॉम ग्रीक, यानी कि हेमर्सिया जो है, हेमर्सिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू मिस द मार्क और टू एयर, यानी कि मार्क को मिस कर देना, यानी इसका एक लिटरल सेंस में मीनिंग होती है। हेमर्सिया वॉज फर्स्ट यूज बाय एरिस्टोटल, हेमर्सिया को पहली बार किसने यूज़ किया था, एरिस्टोटल का दिया हुआ टर्म है। उसकी बुक क्या नाम है, उसकी बुक का नाम है पोएटिक्स, यानी ये बहुत ही फेमस बुक है जिसमें इन्होंने ये टर्म दिया था। हेलेनिज्म एंड सेंसुअसनेस आर द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वालिटीज ऑफ, यानी कि हेलेनिज्म और सेंसुअसनेस किसकी कविताओं का, यानी किसकी पोएम्स का प्रोमिनेंट क्वालिटीज़ हैं, किस कवि का, शैली, वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड जॉन किट्स, तो राइट आंसर है जॉन किट्स। जॉन किट्स ने इस चीज़ को, यानी इस सेंसुअसनेस और हेलेनिज्म को फेमस किया था अपनी पोएम्स के थ्रू। हेलेनिज्म क्या है देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट टर्म है। हेलेनिज्म क्या है, द स्टडी और इमिटेशन ऑफ एंशिएंट ग्रीक कल्चर, आर्ट एंड कस्टम्स, कभी भी ग्रीक कल्चर, आर्ट और उसके कस्टम्स को इमिटेट करना या उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में लिखना, क्या कहलाता है, हेलेनिज्म कहलाता है। किट्स पोएम लाइक इंडिमियन, लामिया, हाइपरियन, ओड टू शाइकी, ओड ऑन ए ग्रीशनर, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस्ट, ये जो हैं किट्स के बहुत ही फेमस पोएम्स हैं, और ये सारी पोएम्स जो हैं कहीं ना कहीं हेलेनिज्म और सेंसुअसनेस में लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, यानी एक मूवमेंट चला था, कह सकते हैं ये अराउंड 1850s के, तो ये इसमें ऑप्शन के द्वारा हम देख सकते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड को किसने फॉर्म किया था, किस ईयर में किया था, 1548, 1748, 1848 एंड 1648, सॉरी ये 3 नहीं होगा, तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर होगा 1848। जैसा कि मैंने बताया, तो 1848 का टाइम क्या होता है, विक्टोरियन टाइम है, और यहाँ पे इस मूवमेंट को किसने शुरू किया था देखते हैं। प्री रैफेलिटिज्म वॉज काउंटर कल्चर मूवमेंट, यानी कि एक तरह से किसी कल्चर को काउंटर करना, इसकी वजह से ये मूवमेंट आया। दैट एम टू रिफॉर्म विक्टोरियन आर्ट एंड राइटिंग, यानी इसका मेन मोटिव क्या था, विक्टोरियन आर्ट और राइटिंग को रिफॉर्म करना, एक तरीके से नयापन लाना उसमें। इट ओरिजिनेटेड विद द फाउंडेशन इन 1848, यानी यहाँ शुरुआत होती है 1839 में, और इसका नाम दिया जाता है प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड बाई आर्टिस्ट, यानी किसके द्वारा ये शुरू किया गया था, तो बहुत सारे आर्टिस्ट थे उस समय विक्टोरियन टाइम में, जिनमें इंपॉर्टेंट क्या है, जॉन एवर्टन मिलिस, डैनियल गैब्रियल रोजेटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीजे रोजेटी के नाम से जानते हैं, एंड विलियम होलमैन हंट, तो ये प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं जिन्होंने प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड की शुरुआत की थी। 18th नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्च फिन इन पैराडाइज लॉस्ट इज यूज फॉर, यानी कि ये जो टर्म है आर्च फिन पैराडाइज लॉस्ट, जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा है, वो किसके लिए यूज़ हुआ है उस बुक में, बेल्जेबुब के लिए, एडम के लिए, सैटन के लिए, लूसीफर के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा सैटन के लिए, यानी आर्चफिन वर्ड जो यूज़ हुआ है ये सैटन के लिए हुआ है। मीनिंग ऑफ आर्चफिन, यानी इसका मतलब क्या होता है, वीकेड और क्रूअल पर्सन और बीइंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही खराब हो, क्रूअल हो, और बिब्लिकल सेंस में देखेंगे द चीफ ऑफ फिends एंड डेविल, यानी कि शैतान का जो प्रमुख होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम दिया गया है द आर्चफिन, तो सैटन के बारे में ये यूज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द फॉलोइंग लाइन अकर, ये वर्ड्सवर्थ की किस पोएम में ये लाइन आई है, वी आर लेड एस्लीप इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग शोल, सॉरी ये शोल है SOUL। आपके ऑप्शन है द एक्सकर्जन, द रैम्बो, प्रिल्यूड, द रैम्बो एंड टिंटर्न
एबे। तो इसका राइट आंसर होगा टिंटन एबे। आगे देखते हैं क्या है। फुल टाइटल है, यानी कि टिंटन एबे का फुल टाइटल क्या है। लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे or on revisiting the banks of Wye during a tour July 13, 1798 is often abbreviated simply to Tintern Abbey। जैसा कि मैंने बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन इसमें ये बताया है कि बहुत सारी पोएम्स ऐसी होती हैं जो लॉन्ग, उनका टाइटल काफ़ी बड़ा होता है, बट उसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। वो काफ़ी फेमस होती हैं शॉर्ट फॉर्म्स की वजह से, बट क्वेश्चंस ऐसे हो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि इसकी फुल टाइटल के रूप में भी ऑप्शन आ जाता है। तो टिंटन एबे को हम शॉर्ट फॉर्म में टिंटन एबे कहते हैं, बट इसका फुल टाइटल क्या है। लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे और रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ वाई। वाई कौन है, एक रिवर का नाम है जहाँ पे वर्ड्सवर्थ जाते हैं। पहली बार जब वो गए थे तो उसके बारे में उन्होंने उसका जिक्र किया है इस पोएम में, जहाँ पे उनका टूर होता है जुलाई 13, 1798 में, तो जिसके ऊपर इन्होंने ये कविता लिखी है। वर्ड्सवर्थ हैड प्रीवियसली विजिटेड, तो जैसा कि मैंने बताया कि इस जगह पे टिंटन एबे वहाँ पे और रिवर वाई में वहाँ पे वो वर्ड्सवर्थ पहली बार कब गए थे। द एरिया इज ट्रबल्ड 23 ईयर्स ओल्ड 1793, यानी कि पहली बार जब वर्ड्सवर्थ ने इस प्लेस को विजिट किया था वो समय कौन सा था, 1793। द थर्ड मोमेंट ऑफ पोएम इज एड्रेस टू हिज सिस्टर, यानी इसमें एक इन्फॉर्मेशन क्या है, रेफरेंस क्या है कि थर्ड मोमेंट यानी इसका जो तीसरा पार्ट है पोएम का, इसमें इन्होंने अपनी सिस्टर को एड्रेस किया है, जो इनकी सिस्टर हैं डोरोथी वर्ड्सवर्थ। और उन्होंने क्या कहा है अपनी सिस्टर के बारे में इस पोएम में, माई डियरेस्ट फ्रेंड, यानी कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि टू हुम वर्ड्सवर्थ यूज दीज लाइन्स, तो किसके लिए ये लाइन्स ये हैं। जैसे लाइन्स क्या है, माई डियरेस्ट फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड, तो ये अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डियर फ्रेंड की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कॉलरिज की बात हो रही है, ये मोस्ट ऑब्वियस सा एक दिमाग में आता है। तो इसका एक्चुअल में जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा कि ये अपने दोस्त कॉलरिज के बारे में ना, बल्कि ये सिस्टर डोरोथी के बारे में इन्होंने ये शब्द यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 20, हु रोट, यानी ये किसने लिखा है। इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। ये लाइन्स जो हैं किसके द्वारा और किस प्ले की है। तो ऑप्शन है जॉन ड्राइडन, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर एंड टी.एस. एलियट। तो ये लाइन जो है विलियम शेक्सपियर के प्ले की है। देखते हैं क्या है। दीज वर्ड्स आर अटर्ड बाय मैकबेथ। अब जाहिर सी बात है ये जो लाइनें हैं जो ऊपर हैं ये मैकबेथ के द्वारा अटर्ड की गई हैं, बोली गई हैं। ही हियर्स ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ, और जब वो अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ की डेथ के बारे में सुनता है तो ये लाइन जो ऊपर है ये बोलता है वो स्पीच। हिज स्पीच इंसिस्ट दैट देयर इज नो मीनिंग और पर्पस इन लाइफ, यानी लिटरल सेंस में आप देखें तो इसका मतलब है कि जीवन में कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं होता है, बस लोग आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। लाइफ का यही एक पर्पस होता है। विलियम फॉकनर्स हैड टेकन द टाइटल ऑफ हिज फोर्थ नॉवल। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि विलियम फॉकनर जो 20th सेंचुरी अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर टाइटल को लिया है, यानी पर्टिकुलर वर्ड को इस फ्रेज कोटेशन से ले लिया है, और उन्होंने उनकी चौथी नॉवल का नाम दिया है द साउंड एंड फ्यूरी, जो कि शेक्सपियर के मैकबेथ प्ले से ली गई है। तो आई होप डियर एस्पिरेंट्स आपको ये सेशन पसंद आएगा, और ऐसे ही कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं एक सीरीज़ के रूप में आगे बढ़ाऊँगा। तो मिलते हैं अगले